आवाज विशेष में आप सभी दर्शकों का स्वागत। आज हम बातचीत कर रहे हैं राजेश ढाबरेन से। राजेश जी एक स्टेज परफॉर्मर रहे हैं, उसी के साथ साथ सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर। उनका एल्बम बुद्ध ही बुद्ध है जो एक क्रांतिकारी रहा है भारत में। उसी के साथ उन्होंने सिद्धार्थ एल्बम लॉन्च किया और अब उनका एक और एल्बम आ रहा है जो डॉक्टर BR आम्बेडकर इन पर रहेगा। पर आज हम इन पे संगीत के क्षेत्र में बात नहीं करेंगे। आज राजेश जी से हम बातचीत करेंगे यूपीएससी के एग्जाम्स के बारे में। तो आइए बातचीत करते हैं राजेश जी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत आवाज़ विशेष में। थैंक यू। जी हाँ सर, बहुत कम लोग जानते हैं कि आपने IRS एग्ज़ाम क्रैक की थी 2000 बैच की। आप अभी एडिशनल कमिश्नर है कस्टम्स के मुंबई में। जी। आपने MPSC भी क्रैक की थी उसके पहले। जी। सर यूपीएससी एग्जाम्स स्टूडेंट्स ने क्यों देना चाहिए? थैंक यू विप्लव। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं एक अलग विषय पर आवाज़ इंडिया के माध्यम से युवक युवकों से बात करूंगा। जी सर। यूपीएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी तो एक कमीशन है जी, एंड बहुत अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है, साल भर रहते हैं। उसमें इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है जिसके ज़रिए IAS, IPS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स एंड IFS भी होता है सर। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी होता है। रेलवे की सारी बड़ी सर्विसेज, रेलवे ट्रैफिक, रेलवे पर्सनल, रेलवे अकाउंट, ऑल दो सर्विसेज के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम लेती है। और ICS इस तरह के एग्ज़ाम है जिसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप बहुत बड़ी सीनियर लेवल पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो। लाइक सुपर क्लास 1 में जाते हो। लाइक इफ़ यू आर एंटरिंग एज, इफ यू आर क्वालिफाइंग IAS, you are directly entering as the SDO as a trainee, and then you immediately become collector. In IPS you immediately become SP, and then you grow ahead. In customs you immediately enter as a assistant commissioner. So it's a very high level, very responsible level you enter at. और बहुत बड़ी ड्यूटीज़, बहुत बड़े राइट्स आपको मिलते हैं इस सर्विसेज में। और ऐसी जिम्मेदारी है जिससे आप देश का, समाज का, सारे लोगों का भला भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि जो लड़के जिनको पढ़ाई में बड़ी रुचि है, जिनका एकेडमिक अच्छा है, जिनको अपने आप पर विश्वास है, उन सब ने इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। ज़रूर सर, ज़रूर। ये एग्ज़ाम इस तरह का है जिसमें आप कहेंगे कि एक साल भर चलता है। मैं पर्टिकुलरली ICS की बात करूँगा। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 उसमें स्टेजेस है जी। पूरे साल भर में। फॉर एग्जांपल इट स्टार्ट्स इन जून एंड उसका फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू के बाद आता है मई जून में। उसकी फिर ट्रेनिंग वगैरह होती है मसूरी में, काफ़ी लोग जानते होंगे। जी जी ज़रूर। तो ये अपने आप में एक बड़ा एग्ज़ाम है। ये हम कह सकते हैं कि इस देश का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। इसके ऊपर कोई एग्ज़ाम नहीं है एज फार एज गवर्नमेंट सर्विसेज आर कंसर्न। तो सर स्टूडेंट्स का अप्रोच कैसा होना चाहिए इस यूपीएससी ICS एग्जाम के लिए? तो पहली बात तो यह है कि एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये एक स्पर्धा परीक्षा है। स्पर्धा परीक्षा का मतलब ये है कि लिमिटेड सीट्स एंड अनलिमिटेड कैंडिडेट्स। ज़रूर, जो टॉप में रहेंगे वही सेलेक्ट होंगे। जैसा हम आप देखें कि करीबन 8 लाख 7 लाख लोग ICS के लिए बैठते हैं। ज़रूर, हर साल। और हर साल तादाद बढ़ती जा रही है सर। बिल्कुल बढ़ती जा रही है, 10 लाख 12 लाख। और उसमें आप फाइनली आप देखें कि मुश्किल से 600 सीट्स होती है। तो आप सोचिए कंपटीशन कितना कट थ्रोट है, कितना खतरनाक है। तो इसके पैटर्न को पहले समझें। अप्रोच के जो सवाल है आपके, इसमें मैं समझूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इस पूरे युद्ध में, इसको हम युद्ध भी कह सकते हैं जी। अगर खरा उतरना है, वॉरियर करके अगर सक्सीड करना है तो इस एग्ज़ाम को समझें। एग्ज़ाम का पैटर्न नेट पर अवेलेबल है, काफ़ी बदलाव भी आते रहते हैं हर साल में। तो उस एग्ज़ाम को समझें, उसके पैटर्न को समझें। और हम कहाँ है इस वक्त, जैसा एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम एंड you have, category wise there are some chances. For general there are 3, and for scheduled caste scheduled tribe there are unlimited chances, and there are some age limits also. 28 है, 35 है for various categories that can be checked from net. तो ये समझ ले पहले कि एग्ज़ाम किस तरह का है। ज़रूर। एग्ज़ाम का पैटर्न समझ ले कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू है। प्रीलिम्स में पहले एक ऑप्शनल हुआ करता था, एक जनरल स्टडीज़ हुआ करता था। अभी उन्होंने दोनों GS1 GS2 कर दिया है। और मैं देख रहा हूँ कि GS1 में वो सारी चीज़ें हैं जो पहले दोनों GS में रहती थी। GS में जनरल स्टडीज़, और अभी उन्होंने आई थिंक एप्टीट्यूड टेस्ट लाया है GS2 के बारे में माध्यम से। जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर जो है
वो काफ़ी खतरनाक, वो दिख रहा है कि उसमें जो लड़का है उसकी सारी काबिलियत, उसका सारा कॉम्पिटेंस, डिसीजन मेकिंग है उसमें, लॉजिकल क्वेश्चंस है, अरिथमेटिकल एबिलिटी है, बहुत कुछ आ रहा है, मेंटल एबिलिटी है, कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है. आई थिंक इट इज़ डिजाइंड इन अ वे टू जज द एस्पिरेंट, टू जज द कॉम्पिटिटर इन अ कंप्लीट मैनर. ओवरऑल उसका जजमेंट, उसका असेसमेंट हो या इस तरह से उसका जजमेंट करने के लिए शायद इन्होंने प्रीलिम्स में ये क्या, और प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होती है, जरूर सर, ये समझने की बात है. मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है, इंटरव्यू इज इंटरव्यू. ओके, सो इसको समझ ले, इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर ले. पहली बात तो उसका स्टडी पैटर्न कैसा होना चाहिए सर? सिलेबस तो अवेलेबल हो जाएगा, क्या होगा, पर उसको स्टडी कैसे करें, स्टडी पैटर्न कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, ये स्टडी में हम जैसा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस है. मेरा पहला सुझाव ये है कि इसकी पढ़ाई लास्ट स्टेज तक के जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए. मीन्स जैसा इंटरव्यू तक के, क्योंकि आपको प्रीलिम भी पास करनी है, मेंस भी पास करनी है, इंटरव्यू पास करना है. तीनों स्टेज जब आप पास करोगे तभी आपका फाइनल क्वालिफिकेशन होगा. तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से अपने आप को ढालना है, मेंस के लिए अलग से आपको ढालना है, और इंटरव्यू के लिए. तो इट्स ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसको कहेंगे हम लोग, अलॉन्ग विद द ह्यूज स्टडी, ह्यूज ग्रास्पिंग ऑफ द नॉलेज. तो पैटर्न को अंडरस्टैंड करें. ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आपके कितने सवाल है, कितने घंटे में. फॉर एग्जांपल 150 क्वेश्चन से 120 मिनट्स में अगर करना है, तो ऑलमोस्ट 40 सेकंड का एक आपको सवाल पढ़ना, सवाल अंडरस्टैंड करना, फिर आंसर भी देना, टिक करना, करेक्ट करना, वो भी जैसा भी, अगर टिक है या डॉट करना है वैसा. तो इस तरह को समझे प्रीलिम्स के लिए. ठीक है, तो आपके 200 सवाल है, और जो उन्होंने टॉपिक्स दिए हैं, इंडियन पॉलिटी फॉर एग्जांपल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द इंडियन नेशनल मूवमेंट और हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी, व्हाट एवर दे हैव गिवन, इस पर किस तरह के सवाल आ सकते हैं. ऐसा आपने 5 किताबें पढ़ने के बाद हो सकता है उसमें से कोई भी सवाल ना आए, हो सकता है 10 किताबें पढ़ने के बाद आपको 2 सवाल उसमें मिले, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे एक सवाल गया. मैं कहा अभी निगेटिव मार्किंग भी उन्होंने शुरू कर दी. सो दैट वो जो पहले हम लोग तुक्के वगैरह मारते थे, तो वो सिस्टम को डिस्करेज करने के लिए शायद इन्होंने किया है. तो सो इट हैज़ बिकम वेरी 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 टफ, ईयर बाय ईयर, एंड इट इज़ डिमांडिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू. तो मैं समझता हूँ कि पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ ले. प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है, मेंस सब्जेक्टिव है. इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम. आने 250 मार्क्स का एक पेपर है. अभी मेरे ख्याल से ऑप्शनल में उन्होंने एक ही ऑप्शन रखा है, और जीएस के 4 पेपर कर दिए हैं, और ऐसे का एक पेपर है. ठीक है, रिटर्न में. तो वहाँ डिस्क्रिप्टिव, वहाँ पे आपको 600 वर्ड्स, 800 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, इस तरह के जवाब लिखने हैं. ठीक है, और मेंस, प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग होती है. मेंस में आपको एग्ज़ाम में जो आप स्कोर करोगे वो आपका मेन स्कोरिंग रहेगा. बिकॉज सपोज इट इज़ 1550, 1550 का टोटल स्कोरिंग अगर है वो, तो 1550 में आपको जो मिलेंगे, उसके बाद में आपका 300 मार्क का इंटरव्यू है. तो मेजर आपका मेरिट डिसाइड करता है मेंस एग्ज़ाम. तो मेंस के लिए आपकी किस तरह से तैयारी होगी ये भी आपने पहले ही सोचना. ये हम इस पर बात करेंगे किस तरह से सोचना चाहिए. और इंटरव्यू 300 मार्क का. पहले तो पैटर्न समझ ले कि आपको कौन से पहाड़ लादने हैं, कौन से समुद्र क्रॉस करने हैं, कहाँ से आपकी जर्नी रहेगी, है ना. इस तरह से आप पहले उसको समझ ले एट द आउटसेट. ये नहीं कि बस प्रीलिम देख लिया, प्रीलिम्स का पढ़ाई चालू कर दिया, और प्रीलिम मेंस का बाद में देखेंगे, ऐसी पंचवार्षिक योजना लेके ना चले तो अच्छा. तो मेरा ये अप्रोच, मुझे कहना है कि टोटल एग्ज़ाम को समझ के उसके लिए मेंटली रेडी होना कि यस, ये जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम ही है. इट इज़ नॉट समथिंग जुडो, कराटे और स्विमिंग. एग्ज़ाम ही है. किताब है, किताब पढ़नी है, सवाल है, सवाल का जवाब देना है. किस तरह का भी पैटर्न हो, ऑब्जेक्टिव हो तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं प्रिपेयर करूंगा, सब्जेक्टिव है, ये मैं कर लूंगा, ये ठान लेना है. तो पहली बात तो अपने आप में अपना कमिटमेंट जो है, दृढ़ निश्चय करना जरूरी ये है, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. मैं काफ़ी लड़कों को कहते रहता हूँ कि आपकी जो कमिटमेंट लेवल है, इस पर मैं कहता हूँ 90% गेम निर्भर है. लाइक इफ़ योर कमिटमेंट टू क्रैक दिस एग्जाम, इट 100%, योर एवरीथिंग विल बी 100%. मीन्स आपका अगर कमिटमेंट 100% है, तो आपकी प्रिपरेशन, आपकी एक्टिविटी, आपका शेड्यूलिंग, आपका कॉम्प्लायंस, आपका प्लानिंग, आपका एग्जीक्यूशन, आपका डेस्क रिव्यू, आपका असेसमेंट, आपका सेल्फ रिव्यू, आपका सेल्फ असेसमेंट, आपका सेल्फ फुलिंग, सारे के सारा जो है 100% रहेगा. आप भूखे हो, आपको 100% है, तो आपको यू डोंट टेक एनी चांस. अगर आपकी कमिटमेंट 50% है, हाँ भाई देखते हैं, तो ये एग्जाम आपके लिए नहीं है, और आपने पहले आपको 50% कम कर दिया, तो सामने वाला तो और 50 करेगा, तो 25% में क्या कर लोगे आप. तो इस तरह से पहली
जो इसकी रिक्वायरमेंट है, पहला जो एसेंशियल है इसको हम कहेंगे, इट इज़ लाइक कमिटमेंट दैट यू हैव टू स्टार्ट विद लॉट ऑफ कमिटमेंट टू दिस एग्जाम बिकॉज इट इज़ टफ. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितने लोगों को क्रॉस करके कट करके आपको आगे जाना है, तो ये आप समझ लें और अपनी पोजीशन को तैयार करें. तो सर पहले प्रीलिम की तैयारी करनी चाहिए, मेंस की करनी चाहिए, और मेंस के सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करने चाहिए कि मुझे कौन सा लेना चाहिए? जो ग्रेजुएशन मिला वही ले कि कुछ और नया ले सकते हैं, उसमें कुछ बताइए सर. या इसमें मैं समझता हूँ कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जो मैं पहले सवाल का जवाब दे रहा था, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि लड़के लोग सारी चीज़ों को एक साथ करना शुरू करें. इसलिए क्योंकि समझो आपके पास 2 साल का 1 साल का टाइम है, अगले साल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. आपने अभी शुरू किया जून और नेक्स्ट जून में आपको एग्जाम. तो प्रिपरेशन को कितना साल देना चाहिए, मैं वो भी पूछना चाहता था आपसे. कई लोग सोचते हैं कि फर्स्ट टाइम मैं जेके देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे वो पता करता हूँ फिर प्रिपेयर करूँगा, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं. नहीं, तो ऐसा ये सही है या नहीं? नहीं, इसमें मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि किसका सही है, बिकॉज शायद जिनके पास बहुत सारे चांसेस रहते हैं वो ये चांस ले भी सकते हैं, बट वो तरीका अच्छा नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी कंसेशन में चल रहे हैं. आपने 1 साल वैसे ही गंवाने की आपने तैयारी मन में ठान ली है. यू डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस दैट यू विल क्रैक इट इन अ ईयर ऑल्सो, है ना. लेकिन आपको आपके पास सवाल टाइम वेस्ट करने के लिए तो है ही नहीं. जरूर. आप लड़ाई या मैच हारने के लिए तो खेलते नहीं सर, आप जीतने के लिए खेलते हैं. तो इसलिए आपका पहला भी अटेम्प्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए. बिल्कुल, दूसरा, क्योंकि आप वेस्ट करने के लिए नहीं बैठे हो. तो ये जो चांस वाला है कि चांस देखते रहो, चांस वालों को कभी चांस नहीं मिलता. जो चांस मार के देखते हैं, जो कमिटमेंट से लड़ता है, उसको ज़रूर मिलता है. तो मैं ये कहूँगा कि उसमें अपने आप को पर्सनैलिटी में ढालने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज राइट अप टू लास्ट स्टेज यू हैव टू क्वालिफाई. आप सिर्फ प्रीलिम में एक्सपर्ट बनोगे और मेंस में नहीं बनोगे तो नहीं चलेगा. आप सिर्फ मेंस में बनोगे, इंटरव्यू में नहीं बनोगे तो नहीं चलेगा. यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग योर सेल्फ फॉर ऑल द स्टेजेस. कि आप यू स्टडी द क्वेश्चन पेपर मोर दैन यू स्टडी योर बुक्स इनिशियली. You have to see that you want to go as a collector and this is the exam. और ये एग्ज़ाम को क्रॉस करके मैं बनूंगा या पुलिस कमिश्नर बनूंगा, तो आपको उस तरह से आपका ड्रीम जो है ना, वो ड्रीम आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप किस लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हो. मैं इस ओहदे के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, इस ओहदे के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, ओहदे के लिए ये एग्जाम क्रैक करनी है. हाँ, ये एक ऑब्स्टैकल है. जी हाँ, एग्ज़ाम जो है ये एक ऑब्स्टैकल है. जी जरूर. ये समझ के बात कि अपने आप को आप थोड़ा बड़ा बनाइए और फिर अपने आप को आप स्टूडेंट लेवल पे ले आइए कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को मुझे क्रॉस करना. तो यू आर ओरिएंटिंग योर पर्सनैलिटी इन फुल प्रेजेंट मैनर, इन होलसम मैनर. जी, पूरी तरह से अपने आप को आप बना रहे हैं. फिर रही बात तुम्हारी स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन की, जैसा प्रीलिम्स का. प्रीलिम्स के लिए मैं कह रहा था कि आपके अगर 200 सवाल है तो 200 सवाल के लिए आप कम से कम 20,000 सवालों का आपने प्रैक्टिस करना चाहिए. 10 सवाल आपने करना चाहिए, तब जाके आपकी प्रैक्टिस बनेगी. आपका हाथ, आपका माइंड हैंड को कोऑर्डिनेशन जो है वो बनेगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव है. अगर 200 सवाल है और आपको सब 120 या 150 मिनट दिए हुए हैं, तो आप 40 सेकंड के अंदर आपको करना है. तो आपका माइंड, आपका नॉलेज, आपका डिटेलिंग, आपका एक्शन, आपका कॉन्सेंट्रेशन वो कम्प्लीटली रेडी होना चाहिए. आप क्रिकेट के गेम में जाके पहली बार अगर आपने बाउंसर की प्रैक्टिस नहीं की है तो बाउंसर आपका चेहरा मोड़ देगा, शॉट तो खेल ही नहीं पाओगे. प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी. तो इस तरह का तो वो इट इज अ You have to prepare yourself for every question or every ball. Yeah. At what example? आपको 150, 200 सवाल, 200 में से 200 का आपका टारगेट है. 200 में से 190 का टारगेट रखोगे तो 10 का आपने ऑलरेडी लॉस कर दिया. टारगेट आपका 200 आउट ऑफ 200 का अगर ये है तो आपको उस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि आपने किताबें पढ़ ली, आपने टॉपिक ले लिया, टॉपिक के ऊपर इस तरह के सवाल आते हैं, जो भी मार्केट में काफ़ी सवाल मिलते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है. उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह के सवाल, किस तरह के तोड़ मरोड़ के सवाल पूछ जाते हैं, किस तरह से उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है. यूँ नहीं कि 1857 की लड़ाई में झांसी से कौन लड़ा था, रानी लक्ष्मीबाई, सीधा झस्सा ये नहीं होता. रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई खास तौर पे इन मुद्दों पर थी, उसमें 4 आएंगे और 4 में से 3 क्लिक 3 इस तरह का सवाल अगर रहेगा तो उसमें आपको उस लड़ाई के बारे में आपको क्या क्या नहीं मालूम होना चाहिए. इस तरह के सवाल अगर रहते हैं तो आपको सवाल किस तरह से वह पूछते हैं, किस तरह का पैटर्निंग होता है सवाल का, मतलब हर ट्विस्टेड सवाल को भी आपको पहचानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. तो आपको पढ़ना है और इस तरह के सवाल के जवाब को उतने सेकंड में एग्जामिनेशन हॉल में क्लिक करना है. इसकी तैयारी आपको पहले ही करनी है. आप एक कोई एग्जाम पेपर लीजिए और घर में बैठ जाइए और उतने ही मिनट्स में वो सवाल करके देख लीजिए. नेट पे अवेलेबल भी है, नेट पे अवेलेबल है. आप करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपने 200 में से कितने किए.
जी। 90 किया, 80 किया, 100 किया, जो भी किया, उससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि किस तरह का माइंड गेम है वो, किस तरह का बैटल है वो। जी। और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपको कौन से विषयों में, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से हम अगर प्लानिंग करते हैं प्रीलिम्स के लिए, पर्टिकुलर प्लानिंग लाइक टॉपिक वाइज, एक टॉपिक पे 1000 सवाल या 500 सवाल या 800 सवाल का तुमने प्रैक्टिस कर लिया, अलग अलग टाइप के कर लिया, आउट ऑफ दैट यू गेन कॉन्फिडेंस कि आप अभी उस टॉपिक पे किसी भी तरह का सवाल अगर आता है तो तुम उसको टैकल कर पाओगे इतने सेकंड में। तो उसका प्रैक्टिस आपको घर में करना पड़ेगा, स्टॉप वर्ड लेके। यू हैव टू डू दैट, यू कैन नॉट रीड द क्वेश्चन, इट्स नॉट लाइक ग्रेजुएट एग्जाम। आप रात को सवाल पढ़ लिया, लेके बैठो, देखो 40 सेकंड में एक सवाल हो रहा है, करेक्ट हो रहा है कि नहीं। आपने पढ़ने के बाद भी आपको कंफ्यूजन कितना हुआ दिमाग में, आपको लगा कि आपका टॉपिक हो गया, लेकिन जब सवाल आया तो सवाल ने घुमा दिया आपको। इसका मतलब क्या है कि देयर वाज नो क्लैरिटी इन योर स्टडी और यू डिडंट अंडरस्टैंड द वे यू शुड हैव। सवाल ने घुमा दिया आपको। तो ये सारी टेस्ट जो है ना, ये टेस्ट आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत स्वॉट एनालिसिस है। इसमें से आपका स्वॉट एनालिसिस होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड ये सारा एनालिसिस हो जाएगा। स्वॉट एनालिसिस बिल्कुल होगा। स्वॉट एनालिसिस की ये जो एनालिसिस है, ये सारे के सारे ही पैटर्न्स के लिए आपको, मींस मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, सभी के लिए हेल्प करेगा। वो तो आपका ग्रेजुअल आपने उसको चेक करते रहना चाहिए। तो ये रही प्रीलिम्स की बात। टॉपिक वाइज लेके मैं ये कहूँगा, टॉपिक को लेके उस टॉपिक पे सारे के सारे सवाल आप उस पर क्वेश्चन पेपर लीजिए जो मार्केट में अवेलेबल है, और उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने के बाद आपका सेल्फ असेसमेंट कीजिए, अपने आप को मूर्ख ना बनाए कि ये तो मेरे को आता था, मैंने शायद गलती से ऐसा कर दिया, इसलिए मेरे को 200 में से सवाए, ये 20 तो मेरे, इस तरह की गैम्बलिंग जिसको कहते हैं। जी हाँ, खुद को धोखा देना। खुद के धोखा देना। अगर आप खुद को धोखा दे रहे हैं तो दुनिया तो बैठी हुई है धोखा देने के। इस तरह से तो इसमें सेल्फ फुलिंग चलेगा नहीं। यू हैव टू हैव अ वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट असेसमेंट ऑफ योर सेल्फ। और इसमें जैसा जैसा आपको दिक्कतें होती है, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। कोचिंग अवेलेबल है, किताबें अवेलेबल है, प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल है, फ्रेंड्स अवेलेबल है, डिस्कशंस अवेलेबल है, नेट अवेलेबल है, एवरीथिंग। इन सब का उपयोग करके आपको उस टॉपिक पे 100% रेडी होना चाहिए। एंड दे हैव टू डू इट टॉपिक बाय टॉपिक। तो प्रीलिम्स को आप अगर इस तरह से प्रिपेयर करोगे तो मैं समझता हूँ कि आपका सक्सेस जो है वो बिल्कुल तय है। आप खुद देखोगे, आपका यूपीएससी का रिजल्ट आने के पहले आप खुद ही अपना रिजल्ट दे दो। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दैट। सिमिलरली फॉर मेंस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, एक डिफरेंट बैटल है, एक अलग तरह का अपना माहौल है वो। बिकॉज अलग ही वर्ल्ड है हाँ, क्वेश्चंस का। बिकॉज वो वहाँ पे आपको यानी ऐसा, अगर आप कहीं पे फॉर एग्जांपल अगर आप 100 मीटर की रेस पहले कर रहे थे, अभी आपको 5000 की रेस करनी है और उतने स्पीड से करनी है। जी हाँ। और तो आप सोचो कि आप और भी थोड़ा कम समय मिलता है, और भी कम समय, और ये रियल टेस्ट है, ये तुम्हारा इसमें मेरिट डिपेंड करता है। जी हाँ। तो मेंस इज अ मेन एग्जाम, उसको मेंस इसलिए भी कहते हैं मुख्य परीक्षा। ये मुख्य परीक्षा मीन्स इसमें आपके दिमाग की सारी डेप्थ, सारा नॉलेज, सारी अंडरस्टैंडिंग, सारी मैच्योरिटी, सारी सेंसिटिविटी, सारे अप्रोचेस, आपका इंक्लिनेशन उस सब्जेक्ट के बारे में जज किया जाता है, वो रिटर्न होती है, रखा जाता है। अपनी कल्पकता देखी जाती है कि आप कम से कम शब्दों में कैसे खुद को आंसर्स लिख पाते हैं। उसमें वर्ड्स लिखे रहेंगे। तो जीएस के 4 पेपर अभी इन्होंने किए हैं और ऑप्शनल में 2 मीन्स ऑप्शनल, एक ऑप्शनल लेकिन उसके दो पेपर 1 पेपर 2। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस अगर है उसका पेपर 1 पेपर 2 रहेगा, सोशियोलॉजी पेपर 1 एनी सब्जेक्ट। आपने शायद सवाल पूछा था मुझे, उसका जवाब मैं कौन सा चूज करना चाहिए। जी तभी मेंस में उसका जवाब आएगा। मेंस का पहली बात तो ऑप्शनल चॉइस करना एक अपने आप में एक डिलेमा एक युद्ध है, द्वंद्व है। ये लूं या ये लूं, ये मेरा अच्छा है, वो 2-3 सब्जेक्ट मेरा अच्छा था, इसमें मैंने टॉप किया था, इसमें थोड़ा सा अच्छा ही आया था। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं, ये द्वंद्व है अपने आप में। तो मैं कहता हूँ कि ये पहले तो आपकी खुद की कंफर्टेबिलिटी, आप उसका सिलेबस देखिए। आपने ग्रेजुएशन किया, ये सिर्फ एक फैक्ट है जी, कोई आपका मेरिट सर्टिफिकेट नहीं है, इट इज़ ओनली अ फैक्ट। आपको ये देखना है कि आप उसका सिलेबस और उसके क्वेश्चन वो किस तरह से आते हैं। अगर आपको लगता है कि वो सवाल और सिलेबस जो है वो आपने जो उसमें किया और आपने उस तरीके से उसको पढ़ा है उस सवालों के जवाब देने के लिए, एंड आपकी कंपेटिबिलिटी, आपका परफॉर्मेंस, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारा देख के हम ग्रेजुएशन के भरोसे कोई ऑप्शनल को चुनते हैं। बहुत बार ये होता है 2-3 उसमें मेरे ख्याल से रीजनिंग है। कुछ लोग जो आजकल बहुत स्कोर हो रहा है, आजकल ट्रेंड में चल रहा है, मैक्सिमम लोग ज्योग्राफी ले रहे हैं, मैक्सिमम को पॉलिटिकल साइंस आजकल अच्छा चल रहा है, जो आईएएस बने उन्होंने यही लिया था, ऐसा भी कुछ सोचते हैं। हाँ, तो वो उसमें भी जाते हैं कुछ लोग।
कुछ में कुछ ऐसा आता है कि नहीं यार मैंने इंजीनियरिंग की थी लेकिन आई वाज ऑलवेज गुड इन सोशियोलॉजी, आई वाज ऑलवेज गुड इन ह्यूमैनिटीज़, तो वो चुन लेते हैं मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि आप मुझे कुछ भी दे दो यार, मैं कुछ भी कर लूँगा। कुछ लोगों का देखा होगा कि आपने पिछले साल उसने ज्योग्राफी लिया था, इस साल वो साइकोलॉजी लेके भी उतना ही कर रहा है। इट इज़ ऑल लाइक इट इज़ अ पर्सन स्पेसिफिक, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यू हैव टू चूज, यू हैव टू वो इंडिविजुअल आपका ही है क्षेत्र जो आपको क्योंकि choose करना आप क्या है वो शायद आप खुद ही ज़्यादा जानते हैं और जानना चाहिए। अगर नहीं जाना होगा आपने तो इस एग्ज़ाम के तरीके मैं समझता हूँ कि अच्छा मौका है, आप अपने आप को जानिए। तो इसमें इट इज़ क्वाइट अ सब्जेक्टिव डिसीजन, इसको कहते हैं कि आप खुद ही उसको समझ के उसका डिसीजन लेंगे। इसमें 3-4 ये जो मैंने बताया था 3-4 तरीके हैं जिसके टेस्ट पे, जिसके आधार पर आप अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो ऑप्शनल का डिसीजन होने के बाद अभी जीएस जो उन्होंने डाला है इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द अर्थ टाइप उन्होंने कर दिया है। इतना अच्छा इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जी। तो वो नक्शा दे देते हैं और बताओ ये देश कहाँ है, ये कहाँ आएगा, सब कुछ भी डिटेल में सारा बायोलॉजी है, ये है सारा उन्होंने जीएस में उन्होंने कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि यू हैव टू, यहाँ पे स्ट्रेंथ वीकनेस की बात आएगी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्टिव है, जैसे प्रीलिम्स के लिए बात की, डिस्क्रिप्टिव है, तुम्हारे 3 घंटे का पेपर है, 250 मार्क का पेपर है, इस तरह के सवाल है। पहले 5 सवाल में 200 वर्ड में कुछ लिखना है, बाद में 300 वर्ड के सवाल है, बाद में 600 वर्ड के सवाल है, बाद में कुछ 1 लाइन वाले सवाल है। इस तरह का क्या पैटर्न है मेंस का, वो पहले आप देखिए। क्योंकि कैसा है कि एग्ज़ाम के पेपर को समझना बहुत ज़रूरी है। आप यूँ नहीं कि आप किताबें पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर तो आपने देखा ही नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं है। आने कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, आने उधर कुछ चल रहा है और आप इधर तीर मार रहे तो कहाँ पे लगेगा, निशाना पे तो लगेगा नहीं। इस तरह से नहीं होगा। इसमें आपको इसका एग्ज़ाम पेपर कैसा आता है, पैटर्न कैसा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए उसको। मेरी पहला सुझाव ये भी रहता है कि आप यू स्टडी द क्वेश्चन पेपर मोर दैन यू स्टडी योर बुक्स इनिशियली। उसको बहुत ध्यान से देखिए वो क्या है। मैंने रेकी करते हैं हम लोग कई जगह पे जाके, अगर आपको मैंने मैदान, अगर क्रिकेट खेलना है तो पहले मैदान का जांच करते हैं, स्पीच सो मेनी थिंग्स, देन यू बिकम सो इट्स लाइक दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो और वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो उसमें टॉपिक जो है इट डिमांड्स सो मेनी थिंग्स, इट डिमांड्स लॉट ऑफ डिटेल्स। तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी एक किताब, कोई भी एक सोर्स, कोई भी एक मैगज़ीन, कोई भी एक क्लास तुम्हारी रिक्वायरमेंट के लिए पूरा नहीं है। इट हैज़ टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। यू हैव टू कीप योर सेल्फ ओपन। लाइक कोई भी सवाल, फॉर एग्जाम्पल जैसा हम बोलेंगे कि 1857 रिवोल्ट वॉज नॉट एब्रप्ट रिवोल्ट, डिस्कस, यानी वो उठाव जो था वो सिर्फ हाँ वो समय स्फूर्त नहीं था, इस पर चर्चा करो। तो आपको उसके पहले की सारी कहानी है, किस वजह से वो उठा, किस वजह से, किस तरह से बिल्डअप हुआ वो, किस तरह से जो ब्रिटिशों की जो नीतियाँ थी, किस तरह से वो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में वो करना है आपको। तो वो उसके पढ़ने के लिए आपको मटेरियल एक ही किताब में मिले ज़रूरी नहीं है। इस तरह के सवाल, तो सवाल किस तरह से ट्विस्ट करके आते हैं और उसका बेस्ट आंसर आप कैसा लिखोगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, वो क्या पूछना चाहता है। भारत का संविधान फेडरल है लेकिन उतना भी नहीं, आप अपने टीकात्मक टिप्पणी दे, ऐसा कोई सवाल है समझो। तो आपको संविधान पता होना चाहिए। संविधान, तो उसने सवाल क्या पूछा पहली बात तो, लेकिन उतना भी नहीं। फॉर एग्जांपल जनरल लैंग्वेज, बट नॉट, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसका मतलब वो बोलना चाहिए कि फेडरल के हमने उसे प्रोविजंस डाले, बाबा साहब अम्बेडकर फेडरल, शरीर फेडरल बनाया, लेकिन आत्मा जो उसका यूनियन जो है वो यूनियन को स्ट्रांग बनाया, क्योंकि सारे पावर्स प्रेसिडेंट को दिए है। स्टेट असेंबली एबॉलिश कर सकती है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, सारे उसका डिस्कशन, उसके कांस्टेंट डिबेट्स, उसके प्रोविजंस, अभी क्या कैसे पावर्स है प्रेसिडेंट को, ये सारे आपको वो ये करके उसका जवाब देना पड़ेगा जो कम्प्लीटली सेटिस्फाई करेगा कि यस द बॉय हैज़ अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेल, द टॉपिक वेल, ही हैज़ अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। सवाल भी सही बना और सही तरह से उसको पुटअप कर रहा है। पैरा 1, पैरा 2, कंक्लूजन, और जितने डिटेल डालने हैं, रिलेवेंट प्रोविजन डालने हैं, कोटिंग देना है, एग्जाम्पल देना, बराबर दे रहा है। वो उसमें मिलेगा 60 वर्ड्स में, उतने वर्ड में डाल रहा है उसको। उसमें तुम्हारी राइटिंग स्किल, प्रेशी राइटिंग भी वहाँ पे जज की जाती है। तो इस तरह का आपका प्रिपरेशन है मेंस का। इट्स अ डिस्क्रिप्टिव, बहुत लंबी चलती है एग्ज़ाम, 1.5 महीना चलती है। उसमें आपके, मैं समझता हूँ कि
पेशेंस की लेवल, टॉलरेंस की लेवल, तुम्हारे सीरियसनेस की लेवल, तुम्हारी फोकस की लेवल, तुम्हारी राइटिंग स्किल की लेवल, ये सारे की जजमेंट वहाँ पे असेसमेंट होती है, परीक्षा होती है। तो ये मेंस में बहुत बड़ा प्लान हमको करना पड़ता है। तो दैट्स हाउ यू बिल्ड योर सेल्फ एंड यू आर इन अ डिफरेंट लेवल प्लान। चलिए, तो इसका मतलब सर यूपीएससी काफ़ी टफ है और उसको बहुत प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है मेंस के एग्ज़ाम के लिए। हाँ, बिल्कुल प्लानिंग, क्योंकि कैसा है कि नाउ आई विल कम टू दैट पॉइंट। प्लानिंग जो आपने बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो प्लानिंग, देयर इज़ नो एग्जाम, देयर इज यू कैनॉट बी श्योर ऑफ क्रैकिंग एनी एग्जाम, देयर इज़ नो प्लानिंग। तो प्लानिंग यूपीएससी मेंस के लिए पर्टिकुलरली और फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, इंटरव्यू ऑल्सो, बट मेंस के लिए पर्टिकुलरली इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको कितना ऐसे पकड़ के 7 यानी 6, 4 जीएस, 2 ये और एक ऐसे, और प्लस उसमें तुम्हारे एसेंशियल लैंग्वेज, कंपल्सरी लैंग्वेज इंग्लिश और वो भी है, वो भी पार्ट है तुम्हारे इसका। तो प्लानिंग की इसलिए ज़रूरत है कि अगर तुमको स्कोर करना है, तुम्हारा मेरिट अगर मेंस पे ये कर रहा है, तो प्रीलिम का तो आपको साइड बाय साइड प्रिपरेशन करना ही है, जो मैंने बताया जी। बट तुम जिस दिन से तुमने यूपीएससी सोचा, तुम्हारी उसी दिन से मेंस की तैयारी शुरू होनी चाहिए। मतलब कुछ घंटे प्रीलिम्स, कुछ घंटे मेंस, यू हैव टू प्लान लाइक रोज ऐसा करना चाहिए प्लानिंग। दूसरी बात यह है कि जितने टॉपिक्स है और जितने दिन आपने सोचा, तो समझो तुम्हारे पास, तुमने 300 दिन का तुम्हारा टारगेट है और टॉपिक्स तुम्हारे 50 है टोटल, तो 300 डिवाइड बाय 50, तो 6 दिन एक को आता है, एक टॉपिक। तो ब्रॉड तुम्हारा एक आइडिया तुमको आ गया कि 6 दिन ही है मेरे पास फॉर ऑल द टॉपिक्स, जनरल स्टडीज़, ऐसे सारे 6 दिन। उसमें हो सकता है ऐसे के लिए 6 दिन आए, तो आपको बाद में फिर से उसको रीएडजस्ट करना पड़ेगा कि 6 दिन एक के लिए, लेकिन हो सकता है एक कोई ऐसे टॉपिक है जिसको 6 दिन नहीं लगते, मैं उसको 6 घंटे में कर लूँ। यू हैव टू रीशेड्यूल, रीप्लान लाइक दैट। तो तुम्हारा प्लान चेंजेस भी होते रहेंगे, चेंजेस तो होते ही है। आप जो एक पहला प्लान बनाते हो, तुम्हारा ब्रॉड प्लान बनता है, बट यू हैव टू मेक दैट प्लान एज अ गाइडेंस प्लान। एक गाइडेंस प्लान तुम्हारा एक ब्रॉड प्लान बनेगा, वो कि तुम्हारा एक ब्रॉड प्लान तुम्हारे दीवार पे चिपकाना चाहिए कि इतने दिनों में ये, इतने दिनों में, इतने दिनों में, इतने टाइम टेबल सेट होना चाहिए, आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। एंड यू हैव टू मूव द प्लान, बिकॉज आप जानते हैं ना कि समय गया तो आता नहीं है, एग्जीक्यूट भी होना जरूरी है वो जब प्लान बनता है। बिल्कुल जी हाँ। उसमें हाउ तुम समय के, तुम्हारे शेड्यूल के कितने अहेड हो, कितने पीछे हो, ये तुमको पता होना चाहिए। तुम्हारा कहाँ कितना टाइम जा रहा है, इसका कैलकुलेशन तुम्हारे पास रहेगा, उसका लेखा जोगा कि तुमने, कि कभी जब प्लान नहीं रहता तब आपने पिक्चर देखने गए 3 घंटे का, लेकिन उसमें आपके 3 घंटे के बजाय आपके करीबन 7 घंटे गए, होता है कई 4 घंटे तुम कहाँ से लाओगे अब? यू कैनॉट जनरेट, यू कैनॉट प्रोड्यूस दोज 4 hours, सो इट इज़ गॉन, सो यू हैव टू कवर इट अप समवेयर। तो जो तुम्हारा बाद में 8 घंटा 10 घंटा सोने का जो प्लान था, उसको आपको कट डाउन करना पड़ेगा। दिस माइन्यूट प्लानिंग हैज़ टू बी देयर व्हेन यू आर प्रिपरेइंग फॉर मेंस और यूपीएससी एट लार्ज, वी कैन से। तो आप एक ब्रॉड प्लान बनाइए। ब्रॉड प्लान में आपको कौन से टॉपिक के लिए कितना टाइम देना है, कितना टाइम है आपके पास, आपकी लेवल क्या है, आपकी पोजीशन स्टेटस क्या है प्रिपरेशन का, वो देखिए। उसके हिसाब से आप उसको रीप्लान कीजिए और चलिए। कुछ लोग का स्टाइल ऐसा रहता है कि वो शेड्यूल के अहेड काम करते हैं, कुछ लोग डेफिसिट पे काम करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पर स्ट्रेस रहेगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से करूँगा। कुछ लोग जानबूझ के पीछे रखते हैं अपने आप को ताकि वो ज़्यादा सोए नहीं। अब ये पूरा देखिए, ये पूरा जो प्लान है, ये पूरे में आपको किस तरह के बॉडी एंड माइंड की ज़रूरत है, ये खास बात है इस पूरे परिप्रेक्ष्य में। टोटल पर्सपेक्टिव, व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल फिटनेस, व्हाट काइंड ऑफ alertness of your mind, enlightened mind, the grasping power of your mind, writing ability of your hand, coordination between brain and hand, heart, healthy, पानी पीना, खाना खाना, तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, एक्सरसाइजेस, ये सारी की सारी बातें आती हैं। अगर इन सबको आप समझ के अगर प्लान करते हो, कोऑर्डिनेट कर पाते हो तो तुम्हारे इसमें व्यत्यय जो है, फेलियर जो है वो बहुत कम आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा करने से ही होता, कुछ लोगों ने ऐसे भी कर लिया है, कैजुअली भी कर लिया है, बट दे आर एक्सेप्शंस। लेकिन अगर उसको प्लान मैनर में जाना है तो इट इज़ बेटर टू गो बाय प्लान मैनर देन बाय हैपेजेड मैनर। जरूर, किसी ने हैपेजेड मैनर में कर लिया, बट दैट ही कैन नॉट बी अ रोल मॉडल फॉर यू। वो एक हाथ दो ही निकलते हैं, एक आध एक्सेप्शंस रहते हैं, ऑलवेज एक्सेप्शन लाइक दैट। तो इस तरह का प्लान कीजिए, और क्योंकि आपको जो भी साध्य करना है वो आपके शरीर के द्वारा, आपके माइंड के द्वारा, आपकी कैपेबिलिटी के बारे में कीजिए। तो इस तरह से जब आप प्लान करते हैं तो आपको बॉडी मेंटेनेंस, एनर्जी लेवल्स, रेस्ट, नींद,
फ्रेशनेस, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जी। प्लान करते समय जब आप कोई टॉपिक को प्लान करते हो, एक टॉपिक ले लिया आपने, एक टॉपिक पढ़ के उसको छोड़ दिया, यूँ नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से उस टॉपिक पे तुरंत आपने खुद के एग्जाम लेनी चाहिए, और यू शुड आस्क समबडी टू टेक एग्जाम। कि मैंने कितना पढ़ा, आपको तुरंत There आकलन हो has to जाएगा। be, जी। हाँ, आकलन होना चाहिए, क्योंकि आप वो किस लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम में लिखने के लिए एग्जाम पढ़ के रहे हो लिए, ना। ये नहीं कि बस पढ़ लिया और अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, नहीं। पिक्चर देख लिया, किसको बोलना नहीं है, स्टोरी बतानी नहीं है, इट्स नॉट जी हाँ दैट। सर, सही तो बात। आप पढ़ इसलिए रहे हो क्योंकि ताकि आप परफॉर्म करें, आपको डिलीवर करें, आपको रिप्रोड्यूस करें, और उस तरीके से करें जिस तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। जरूर। तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसका आपने कितना ग्रास्प किया, यू हैव टू चेक, यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू असेस योर सेल्फ। आप खुद एग्ज़ाम लीजिए या किसी से कराइए, क्योंकि जब तक कि आप उस पर खुद की टेस्ट नहीं करेंगे, हो सकता है वो वेस्ट हो गया हो। यू आर नॉट रीडिंग अ नॉवेल, सही है। यू आर स्टडिंग फॉर एग्जाम। एग्जाम। ऑलवेज कीप इन दैट, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, ऑलवेज कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। आपका जो बड़ा ड्रीम है उसको ध्यान, वो कभी मत भूलो, और कीप वेरी हाई लेवल ऑफ इंस्पिरेशनल्स, लॉट यू ड्रॉ द इंस्पिरेशन फ्रॉम सो मेनी पीपल अराउंड। जो भी महापुरुष हुए हैं दुनिया में, इन सबसे आपको इंस्पिरेशन, मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ते रहिए और ये पढ़िए। जी हाँ, माने वो कहते हैं ना कि वो मैं हूँ जो जीतूंगा, हवा मुझे छू नहीं सकती, अग्नि मुझे जला नहीं सकती। जी, जी। इस तरह कॉन्फिडेंस आपका हमेशा होना चाहिए, और वो होगा तो आपका डेली शेड्यूल जो है वो आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा। जरूर। यू आर स्टडिंग, यू आर टेस्टिंग, देन यू आर एबल टू फाइंड आउट कि तुमने कितना पढ़ा, कितना गया, और क्या करने की जरूरत है। जी। दिस कॉल्ड एज सेल्फ इम्प्रोवेशन, सेल्फ टेस्टिंग, सेल्फ इम्प्रोवेशन। कॉम्पिटेंसीज लेवल, जैसा आपका अरिथमेटिक खराब है, मेंटल एबिलिटी आपको आती नहीं है, तुम्हारी लो कॉम्पिटेंसी, कई आर्ट्स वालों को प्रॉब्लम होता है कि यू हैव टू डेवलप maths दैट weak होता है। कॉम्पिटेंस। हाँ, वो एक्सपर्टाइज तुमको लाना पड़ेगा, टू गो टू द क्लास, यू गो टू द फ्रेंड्स, टू कंसल्ट अ प्रॉपर टीचर एंड डेवलप, एंड यू हैव टू सी द प्रोग्रेस ऑल्सो, कि तुमने, तुम्हारा 8 दिन पहले मेंटल एबिलिटी में ये पोजीशन थी, आज ये पोजीशन है, 10 दिन बाद ये रहेगी, बट कीप ऑन डूइंग दैट, एंड यू हैव टू कीप इन अ मैनर दैट यू compete those 8 lakh people who are competing with you. Yes. You are At not the same competing time. with, you know, जो बाजू में बैठा है लड़का, उसके उससे साथ आपकी कंपटीशन competition नहीं नहीं है। है, जी। कंपटीशन उन लोगों के लिए जो तुमसे कई ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो कई सालों से पढ़ कई रहे सालों से हैं, पढ़ तो रहे इस साल क्रैक करने ही वाले तो हैं। वो तुम हो। जी। तुम्हारा जो जिगर है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तुम्हारा जिगर, मैं कहता हूँ कि इस तरह से होना चाहिए कि अगर वहाँ पे 100 पोस्ट है तो मैं उस 100 पोस्ट में हूँ, 100 पोस्ट कम होकर आखिरी में 80 पोस्ट होगी, 50 पोस्ट होगी, मैं हूँ, 40 पोस्ट होगी तब भी मैं हूँ, 50 पोस्ट अगर घट के 20 पोस्ट आ गई, आपका कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए कि मैं तब भी हूँ। 20 का 10 हो गया, 10 का 5 हो गया, तब भी तुमने बोला कि उस 5 में मैं हूँ, और वो पूरी घट के अगर 1 आती है तब भी तुमने ये बोलना चाहिए कि वो 1 जो है, जो सिलेक्ट होने वाला है वो मैं हूँ। जी। तब जाके तुम करोगे, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो इस कॉन्फिडेंस से पढ़ता है उसको कोई रोके। वो मैं हूँ, 1000 पोस्ट कट के अगर 1 भी हो गई तो वो 1 जो है वो मैं हूँ। ये जिगर अगर आपका है तो मैं समझता हूँ कि आपकी सारी प्लानिंग, सारी एग्जीक्यूशन, बिकॉज यू आर हाईली मोटिवेटेड, यू विल नॉट फूल योर सेल्फ, यू विल नॉट फूल योर सेल्फ, यू विल ऑलवेज ट्राई टू गो अहेड, प्रोग्रेस अहेड। आप कल से डिफरेंट हो, वॉट यू आर yesterday, you are better today. तो दिस सेल्फ बेटरिंग, it has to go in enhancement level day by day till the exam comes. एग्जाम के बहुत पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, जब कुछ भी आ जाए मैं आंसर दे दूंगा, क्योंकि एग्जाम है यार, इट्स एग्जाम। इफ ही कैन डू इट, इवन आई कैन। सही है सर। उसके बॉडी मास में, उसमें मेरे में क्या फ़र्क है? सही है सर, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। क्यों नहीं? जी हाँ, क्यों नहीं? ये आत्मविश्वास हर स्टूडेंट्स में होना चाहिए। यस, दैट इज अ, लेकिन तुम्हारी सेल्फ स्टीम भी है, आत्मसम्मान भी है, आत्मविश्वास भी है। लड़ाई ताकत के भरोसे जी जाती है, तुम्हारी स्ट्रेंथ के भरोसे जाती है, तुम्हारे वीकनेस के भरोसे नहीं। तुम्हारे वीकनेस का हाईलाइट नहीं करो, वीकनेस को जो आती है उसको धीरे 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 से कम करो, बट मेजर जो पार्ट है वो तुम्हारी स्ट्रेंथ का है। मेरा स्ट्रेंथ है मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं 2 घंटे में एक टॉपिक रेडी कर सकता हूँ, मेरा स्ट्रेंथ है कि मेरा मेंटल एबिलिटी में 50 में से 50 आएगा, मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं इंडियन पॉलिटी में 250 में से 180 20 तो खींच लूँगा। तुम्हारी स्ट्रेंथ तुमको मालूम चाहिए। तो दैट्स हाउ यू बिल्ड योर सेल्फ एंड यू आर इन अ डिफरेंट लेवल प्लान। चलिए, मतलब तब आप मेंस को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लेते हैं। बिकॉज मेंस इज मेंस, मेरिट सारा डिपेंड करता है, बाद में 300 मार्क का बचता है इंटरव्यू। जी हाँ। तो ये मेंस की प्लानिंग होनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट लो, यू आर अ स्मार्ट पर्सन, व्हेन यू आर गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज you have to handle thousands of subjects. Every time you have a change of posting, every time you have a change of assignment, there are a lot of challenges,
And the Indian bureaucracy in the society, the way it is changing, it demands a very smart personality. आपको बहुत क्रूशियल डिसीजंस लेने पड़ते So many हैं things. उस पोस्ट पर। जी हाँ। Absolutely. तो तुम्हारा एप्टीट्यूड, तुम्हारी सेंसिटिविटी, तुम्हारा डेयरिंग, तुम्हारा करेज, तुम्हारे ऑब्लिगेशंस, ये सारे के सारे तुम्हारे जहन में बिफोर यू रियली गेट इनटू दिस जॉब, दिस एग्ज़ाम ट्राइज टू प्रिपेयर यू फॉर दैट। ज़रूर सर। तो ये मेंस की तैयारी। सर मैंने देखा है कि आजकल बहुत से युवक युवतियाँ दिल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे, पूना यहाँ जा रहे हैं यूपीएससी की पढ़ाई के लिए कि वहाँ अच्छे कोचिंग है इसलिए। तो क्या ये सही है? क्या वो अपने शहर में भी तैयारी कर सकते हैं कि उन्हें वहाँ जाना ही ज़रूरी है? इसमें सही गलत कुछ नहीं है। अब जैसा मैंने कहा कि इट इज़ प्योरली पर्सनल डिसीजन, बट ये भी कोई पक्का नहीं है कि वहाँ जाने से ही होता है। मैं तो कहीं नहीं गया, हम नागपुर में ही पढ़ रहे थे जी। इट इज़ ऑल लाइक उसको लगता है कि वहाँ जाने से होगा, तो वो अपने आप को यहाँ पे नहीं रख पाएगा, तो उसको यहाँ मत रोको। अच्छा, जो जाना चाहते हो जाने दो। हाँ, क्योंकि क्या है कि उसको अगर लगता है और नहीं हुआ तो फिर वो दोष देगा ना आपको। ज़रूर। यकीनन जैसा ये सेल्फ असेसमेंट की बात है ना, कि आपको अगर लगता है आपकी अगर परिस्थिति वैसी नहीं है समझो, तो आप यही करोगे। बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि कोई कोचिंग क्लास में जाए, क्योंकि आप उसको अगर एग्ज़ाम को समझ पा रहे हो और एग्ज़ाम के सवाल जवाब को समझ पा रहे हो, और कोई यहीं पर जो कोचिंग क्लास है उसमें अगर आप टेस्टिंग करा पा रहे हो, तो बात बिल्कुल बनती है। और कहीं पे ऐसा कहीं पे पैटर्न नहीं है, स्टीरियोटाइप नहीं है कि उधर के जवाबों को ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं, दिल्ली से जो कोचिंग के जवाब है उनको ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं, कुछ नहीं है। गांव के लड़के भी शहर से 8 दिन में एक पेपर पढ़ के और सारी किताब पढ़ के, गांव का लड़का भी बहुत अच्छी हिस्ट्री है यूपीएससी में, बहुत गरीब तबके के लोग क्रिएट कर चुके हैं, हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं। एंड देयर इज़ नो सक्सेस फार्मूला कि उधर से करने से ही होगा, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन लोग इसलिए जाते हैं बिकॉज दे वांट टू इंश्योर देयर सक्सेस, इंश्योर देयर वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। तो दे कैन गो, बट देयर इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट अबाउट इट। सर कई साल प्रिपेयर करते हैं बच्चे, निराश भी होते हैं, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कई लोग कहते हैं कि 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं या आखिरी अटेम्प्ट है, तो वो निराश भी बहुत हो जाते हैं। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मोटिवेट कैसे करें खुद को? या कंपटीशन है, कम पोस्ट है, तो कुछ ना कुछ फेल्यूर ज़रूर होंगे उसमें। तो उसमें निराशा भी बहुत ऑब्वियस है। लेकिन जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तभी आपने इसका ध्यान देना चाहिए कि आपकी क्या कमी आपको पीछे रख रही है, ताकि आपको बाद में चांस खत्म होने के बाद उस बात का खलल ना रहे कि आपने वैसा किया होता उस वक्त। तो ऐसा तो मोटिवेशनल लेवल एंड इंस्पिरेशनल लेवल जो है वो बहुत हाई होने चाहिए। जी सर। आपका असेसमेंट तो होते रहना चाहिए। बट मुझे ये भी लगता है कि जितने भी लोग जो नहीं कर पाते फाइनली, उनको फ्रस्ट्रेट होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो इस तरह से प्रिपेयर कर चुके होते हैं कि वो कोई भी जॉब में फिट हो जाते। मैंने ऐसा कोई लड़का नहीं देखा जिसने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया हो और फाइनली वो कहीं पे अच्छे जॉब पे, भले ही सिविल सर्विस में ना हो, कोई अच्छे जॉब पे, कोई गवर्नमेंट जॉब पे, प्राइवेट जॉब पे काम ना कर रहा हो। बिकॉज इस प्रिपरेशन जो है इट इज़ मोर दैन अ बिग ट्रेनिंग, बिग एक्सपर्ट ट्रेनिंग। इट्स लाइक अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर यू। It builds your personality in such a way that you can be fit for very good job anywhere, or you can start your own thing also. मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव रहे तो ये आपकी जिंदगी जरूर बदल देगा, बिल्कुल अच्छे मायने में। बिल्कुल जी हाँ। क्योंकि it is not a loss, it is a gain. अदरवाइज तुम कहाँ से पढ़ते, इतना जो तुम्हारा नॉलेज है इतना है कि तुम नहीं पढ़ते, तो it is a gain and you have to take a proper decision to make use of this decision, use of this knowledge and this whatever. बाबा साहब कहते थे कि जो एजुकेशन है वो कभी फेलियर नहीं होता, मतलब वो काम में आता ही है हर बार, वो कोई वेस्ट नहीं होता। जरूर यही पे फ्रस्ट्रेशन की बात ये है ना कि जहाँ आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो आप में जो हुनर है उसका भी यूज़ नहीं करते आप, तो यू आर फर्दर मेकिंग लॉस टू योर सेल्फ। आप खुद का घाटा और कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। जब आप बोलते हैं कि मेरे पास कुछ है तो उसका ज़रूर उपयोग करोगे, फ्रस्ट्रेट हो गए तो यू मीन्स अगर वहाँ पे जाना भी है, दौड़ने की कैपेसिटी है, आपने बोल दिया कि यार अब क्या मेरा तो ख़त्म हो गया, तो कहाँ से दौड़ोगे? जरूर सर। भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछड़े वर्गों में है, जहाँ के युवक युवतियाँ यूपीएससी को उतना नहीं ले पाते, पर अगर उन लोगों ने सीरियसली ले लिया और सच में अगर यूपीएससी क्लियर कर पाए वो लोग आईएएस की एग्जाम, तो भारत में एक नई क्रांति आ सकती है हर एक वर्गों में। तो आप उन युवक युवतियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सीधा संदेश है विप्लव जी के भारत के जो समाज व्यवस्था है इसमें ये वास्तविकता है कि पिछड़ा समाज है, गरीब तबका है, इलिटरेट लोग है, लोअर इकोनॉमिक क्लास है, लोअर कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, सारी सच्चाई है ये, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ है। मैं कहूँगा कि उस तबके के
मराठी में होतकुरू बोलते हैं हम लोग, जी हाँ। जो टैलेंटेड लड़के हैं जिनमें काबिलियत रहती है, उन्होंने ज़रूर आना चाहिए सामने, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही है। बस मैं तो कहूँगा कि ये एग्ज़ाम है। इट इज़ टफ बट नॉट इम्पॉसिबल। इट मे बी डिफ़िकल्ट बट इज़ पॉसिबल एग्ज़ाम। तो उन्होंने आना चाहिए, बिकॉज ये लड़के अगर आते हैं तो क्योंकि उनको अपने परिस्थिति की, अपने समाज के प्रॉब्लम्स की ज़्यादा जानकारी रहती है, ज़्यादा दे आर मोर सेंसिटिव, दे आर मोर सेंसिबल, दे कैन बी मोर सेंसिबल इन डिलीवरिंग द गुड्स टू द सोसाइटी, इन परफॉर्मिंग द गवर्नमेंट जॉब्स। तो इस हिसाब से जो आप कर रहे हैं, इस हिसाब से अगर ये लड़के आते हैं, ज़्यादा मात्रा में आते हैं, तो यकीनन एक अच्छा चेहरा समाज का, एक क्रांति हो सकती है। जी हाँ। हम खुद भी उसी तबके से आए हैं। हम देखते हैं कि हमारा नज़रिया किस तरह से बदला है और हम कितनी सेंसिटिविटी अपने समाज के प्रति दिखा पाते हैं। ये यकीनन ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि अगर इस तबके का आदमी वहाँ बैठता है तो देयर इज़ अ वेरी डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ अप्रोच द फ्रॉम अदर्स, कि जो लड़का गरीब तबके जिसने ये सब झेला है, इस पर से गुजरा है, जो उसके अप्रोच में ज़रूर फ़र्क रहता है, एंड ही कैन डू बेटर थिंग्स देयर। तो मेरा संदेश है कि जिनमें काबिलियत है वो ज़रूर आए। ऐसा कहा जाता है कि द बैटल ऑफ लाइफ आर नॉट वन ओनली बाय दोज हु आर स्ट्रॉन्गर और फास्टर, सूनर और लेटर द वन हु विंस इज़ द वन हु थिंक्स ही कैन। आखिर में वही जीतता है जो सोचता है कि वो जीतेगा। ज़रूर सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने आवाज़ इंडिया टीवी में आए और हमें समय दिया। आई होप कि आपने जो जो चीज़ें बताई वो सच में यूपीएससी के स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें काम में आएगी। आई होप सो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दर्शकों, आवाज़ विशेष में ये थे राजेश जी। आवाज़ इंडिया टीवी पर कार्यक्रम अभी भी जारी है। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।